दोस्तों, कभी कभी जिंदगी इंसान को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सही और गलत के बीच की रेखा धुंधली पड़ जाती है। सोचिए, अगर किसी का घर छिन जाए, उसकी जमीन छिन जाए, उसके सपने टूट जाएं और ऊपर से सिस्टम भी उसके खिलाफ खड़ा हो जाए, तो क्या वो इंसान अपराधी कहलाएगा या फिर मजबूर? आज की कहानी एक ऐसे ही आदमी की है जिसे दुनिया चोर कहती थी, लेकिन असल में वो अपने लोगों के लिए लड़ रहा था। फिल्म का नाम है कारा। और यकीन मानिए, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी, आपका नजरिया बार बार बदलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक अंधेरी रात से। कारा और उसका साथी मुर्गेश चोरी करने निकलते हैं, लेकिन ये कोई आम चोर नहीं था। कारा चोरी की दुनिया का उस्ताद था। उसे पता था कि कुत्तों से कैसे बचना है, फिंगरप्रिंट कैसे नहीं छोड़ने और ताले कैसे तोड़ने हैं। चोरी पर जाने से पहले वो अपने शरीर पर बाम लगाता है ताकि कुत्ते उसकी गंध न पकड़ सकें। हाथों पर गोंद लगाता है ताकि फिंगरप्रिंट न मिले। और तभी वो मुर्गेश से एक बात कहता है, ये मेरी आखिरी चोरी है। उसका सपना था कि इसके बाद वो सीधी सादी जिंदगी जिएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दोनों एक खाली घर में घुसते हैं। कारा अपने खास तरीके से ताला उड़ा देता है। अंदर उन्हें खूब पैसा मिलता है। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। लेकिन तभी बाहर लोगों की आवाजें आने लगती हैं। कारा खिड़की से झांकता है और देखता है कि पूरा इलाका घर को घेर चुका है। अब बच निकलना लगभग नामुमकिन था। मुर्गेश सबसे पहले खुद को बाहर निकलवाता है, लेकिन बाहर निकलते ही वो भाग जाता है, अपने दोस्त को अंदर फंसा छोड़कर। अब कारा अकेला था। वो जमकर लड़ाई करता है, कई लोगों को घायल कर देता है, लेकिन आखिरकार पकड़ा जाता है और जेल पहुंच जाता है। जेल में पुलिस उसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार करती है। उसे उल्टा लटकाकर पीटा जाता है। और तभी हमारी मुलाकात होती है सैली से। सैली, जो कारा से बेहद प्यार करती है, वो मानने को तैयार ही नहीं कि कारा चोर हो सकता है। दोनों शादी के सपने देख रहे थे, लेकिन जिंदगी ने उनके लिए कुछ और लिखा था। इसी बीच एंट्री होती है डीएसपी भरतन की। भरतन का रिटायरमेंट करीब था। पूरी नौकरी निकल गई, लेकिन कभी कोई बड़ा नाम नहीं बना पाया। जब उसे पता चलता है कि एमएलए के घर में चोरी हुई है, तो वो इस केस को अपने हाथ में ले लेता है। लेकिन इंसाफ के लिए नहीं, शोहरत के लिए। वो कारा के सामने बैठकर साफ कहता है, मैं रिपोर्ट में लिखूंगा कि मैंने तुम्हें बहादुरी से पकड़ा है। मीडिया मुझे हीरो बना देगी। बस यहीं से दोनों की दुश्मनी शुरू हो जाती है। कारा इतना गुस्से में आ जाता है कि वो जेल में ही भरतन की पिटाई कर देता है। पूरी जेल की बिजली बंद कर देता है और वहां से फरार हो जाता है। 6 महीने बाद हम देखते हैं कि कारा और सैली शादी कर चुके हैं। दोनों एक छोटे से होटल में काम करते हैं। बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन पैसे इतने नहीं मिलते कि अच्छी जिंदगी जी सकें। बारिश होती है तो घर में पानी भर जाता है, छत टपकती है, लेकिन सैली कभी शिकायत नहीं करती। यही बात कारा को अंदर से खाए जा रही थी। वो अपनी पत्नी को बेहतर जिंदगी देना चाहता था, अपना होटल खोलना चाहता था, लेकिन पैसे नहीं थे। बैंक भी लोन देने से मना कर देता है। और तभी उसे याद आती है अपने गांव की 8 एकड़ जमीन। उसे लगता है, अगर जमीन बेच दी जाए तो जिंदगी बदल सकती है। लेकिन गांव लौटना उसके लिए आसान नहीं था, क्योंकि सालों पहले वो अपने पिता के पैसे चुराकर भाग गया था। उसे लगता था कि पिता उससे नफरत करते होंगे। लेकिन जब वो गांव पहुंचता है, तो जो होता है वो बेहद भावुक है। उसके पिता उसे देखते ही गले लगा लेते हैं, रो पड़ते हैं, जैसे कोई खोया हुआ बेटा वापस मिल गया हो। दोस्तों, ये सीन फिल्म का सबसे भावुक हिस्सा है। कारा को पहली बार एहसास होता है कि उसका परिवार आज भी उससे उतना ही प्यार करता है। लेकिन जल्द ही उसे एक और सच्चाई पता चलती है। उसके पिता और पूरा गांव कर्ज में डूबा हुआ है। पंजाब फाइनेंस बैंक नाम की एक कंपनी ने पूरे गांव को लोन दिया था। ऊपर से सब कुछ आसान दिखता था, लेकिन छोटे अक्षरों में ऐसे चार्ज लगाए गए थे जिन्होंने गांव वालों की जिंदगी बर्बाद कर दी। लोग कर्ज चुकाते चुकाते बूढ़े हो रहे थे, लेकिन कर्ज खत्म ही नहीं हो रहा था। कारा का मकसद जमीन बेचना था, लेकिन अब मामला कुछ और बन चुका था। जब वो अपने पिता को जमीन बेचने की सलाह देता है, तो उसके पिता टूट जाते हैं। उन्हें लगता है कि बेटा सिर्फ जमीन के लिए वापस आया है। और फिर एक नोटिस आता है जिसमें लिखा होता है कि जमीन जब्त की जा रही है। अगले ही दिन कारा फैसला करता है कि वो अपने पिता का साथ देगा। लेकिन जब वो सैली के साथ घर पहुंचता है, तो बहुत देर हो चुकी होती है। उसके पिता की मौत हो चुकी होती है। दोस्तों, यहीं से फिल्म पूरी तरह बदल जाती है। अब ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं रहती, ये बन जाती है न्याय की लड़ाई। सबसे बड़ा झटका तब लगता है
जब बैंक वाले उसके पिता को उनकी ही जमीन में दफनाने नहीं देते, क्योंकि जमीन बैंक के कब्जे में जा चुकी थी। सोचिए, एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी जिस जमीन पर गुजार दे, मरने के बाद उसी जमीन में उसे जगह न मिले। कारा अंदर से टूट जाता है और उसी पल एक फैसला करता है। वो कहता है, अगर बैंक वाले लोगों को लूट सकते हैं तो मैं बैंक को लूटूंगा। और यहीं से शुरू होता है फिल्म का सबसे रोमांचक हिस्सा। कारा बैंक की रेकी करता है, सिक्योरिटी देखता है, अलार्म सिस्टम समझता है। पहली कोशिश नाकाम हो जाती है, लेकिन हार नहीं मानता। फिर दिन दहाड़े बैंक लूटने का प्लान बनाता है। जब पूरे इलाके के लोग रेडियो सुनने में व्यस्त रहते हैं, वो बैंक में घुसता है, सभी कर्मचारियों को बंधक बनाता है और सिर्फ उतना पैसा लेकर निकलता है जितना उसके पिता का कर्ज चुकाने के लिए चाहिए था, सिर्फ 3 लाख रुपए। ये बात बहुत दिलचस्प है। वो करोड़ों चुरा सकता था, लेकिन उसने सिर्फ जरूरत भर पैसा लिया। लेकिन असली खलनायक मुथु खेल खेल जाता है। वो बैंक से और पैसा निकालकर रिपोर्ट में चोरी की रकम बढ़ा देता है, ताकि खुद फायदा उठा सके। अब पुलिस कारा के पीछे और ज्यादा पड़ जाती है। इसके बाद कहानी में एक के बाद एक ट्विस्ट आते हैं। मुथु खुद चोरी करवाने लगता है, कारा को फंसाने लगता है। डीएसपी भर्तन पूरी ताकत से कारा को पकड़ने निकल पड़ता है। लेकिन कारा को धीरे धीरे पता चलता है कि सिर्फ उसके पिता नहीं, पूरा गांव बर्बाद हो चुका है। हर घर की कहानी एक जैसी है। किसी ने इलाज के लिए लोन लिया, किसी ने खेती बचाने के लिए, और आज सबकी जमीन छिन चुकी है। अब कारा का मिशन बदल चुका था। वो सिर्फ अपने पिता के लिए नहीं लड़ रहा था, वो पूरे गांव के लिए लड़ रहा था। और फिर फिल्म के क्लाइमेक्स में वो एक के बाद एक कई बैंक लूट लेता है, लेकिन पैसे अपने पास नहीं रखता। सारा पैसा गांव वालों में बांट देता है, ताकि वो अपना कर्ज चुका सकें, अपनी जमीन वापस ले सकें। जब डीएसपी भर्तन को सच्चाई पता चलती है, तो वो भी समझ जाता है कि असली चोर कारा नहीं था। असल चोर वो सिस्टम था जो गरीबों को कर्ज के जाल में फंसा रहा था, जो लोगों की मजबूरी से पैसा कमा रहा था। आखिरकार कारा अपने पिता का अंतिम संस्कार उसी जमीन पर करता है जहां वो हमेशा करना चाहता था, और पहली बार उसे मन की शांति मिलती है। फिल्म खत्म होते होते एक सवाल छोड़ जाती है। अगर कानून गरीब का साथ न दे, तो क्या इंसाफ पाने के लिए कानून तोड़ना गलत है? कारा चोर था या हीरो? यह फैसला फिल्म आपके ऊपर छोड़ देती है, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। मेरी तरफ से इस फिल्म को 10 में से 8.5 की रेटिंग। कहानी दमदार है, इमोशन मजबूत है, और सबसे बड़ी बात, यह सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, सोचने पर भी मजबूर करती है। अगर आपने फिल्म देखी है तो कमेंट में जरूर बताइए, आपकी नजर में कारा अपराधी था या मसीहा? मिलते हैं अगली शानदार कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।